नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं शाम 8 बजे डेली जो है वो सीटेट के प्रैक्टिस सेट और सीटेट का जो स्टडी मटेरियल होगा उसको हम बारी बारी से जो है इसी समय पर लेके आएंगे। दोपहर का जो 3 बजे वो हमने सुपर टेट के लिए रखा हुआ है और शाम का 8 बजे जो है वो सीटेट पेपर जब तक नहीं हो जाता तब तक जो है वो सीटेट के प्रैक्टिस सेट लाएंगे। बीच बीच में आपको जनरल अवेयरनेस जैसे जो सुपर टेट के वो भी प्रश्न मिलते रहेंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा सेट नंबर 1, इसमें जो है वो कुल 15 प्रश्न हैं और सीटेट का ये जो है पेपर आप देख पा रहे हैं ये ईवीएस पर आधारित है और ये सीटेट 2020 के लिए जो है वो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन जो है उसके शिक्षक के रूप में है। यहाँ पर ऑप्शन काफ़ी लेंदी होते हैं, आप भी जानते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, प्रश्न को समझिए, उसके बाद ऑप्शन सुनिए, उसके बाद उन चारों में से कौन सा सही होगा वो जो है वो डिसाइड कीजिएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन जो है उसके शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना जो है वो बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है वो करने की अनुमति जो है वो नहीं देंगे, ये जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला कह रहा है कि चिड़ियाघर जो है उनके जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है जो चिड़ियाघर है उसके विभिन्न जो जानवर हैं कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि चिड़ियाघर जो है उसमें जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा है उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। प्रश्न आपका क्या था कि कौन सी अनुमति नहीं देंगे। अब 4 ऑप्शन है, आपको सोचना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। एक चीज़ सीटेट में सदैव ध्यान रखिएगा, आपको लगेगा कि ऑप्शन चारों ही सही हैं, परंतु आपको प्रकृति को देखते हुए, बालक को देखते हुए, सभी को संज्ञान में रखते हुए तब अपना उत्तर डिसाइड करना है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो चिड़ियाघर है उसके जो जानवर है उनके लिए बहुत सारी जो खाने की सामग्री है वो ले जाना जो है ये आप बिल्कुल अनुमति नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, आप चिड़ियाघर गए होंगे तो वहाँ पर जो जानवर होते हैं चिड़ियाघर के उनको किसी प्रकार की चीज़ें देना, फेंकना, वो सारी चीज़ें मना होती हैं क्योंकि उनको जो भोजन प्रोवाइड किया जाता है वो वहीं चिड़ियाघर जो संस्थान से वहीं से सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो यही आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। देखिए अन्य ऑप्शन भी है परंतु आपको सबसे बेहतर ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, यही सीटेट का जो है वो मूल मंत्र है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 2 की तरफ कि बीज अंकुरण जो है उसकी अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। देखिए बीज अंकुरण क्या होता है कि सबसे पहले आप कोई बीज बोते हैं, धीरे धीरे उसमें से आप देखते हैं बीज फूटता है, फिर कली निकलती है और धीरे धीरे बीज से आपका पेड़ जो है वो बनता है। तो आपको बीज अंकुरण यदि पढ़ाना है बालक को तो सबसे बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है ये बताना है। 15 प्रश्न हम इसलिए ही केवल लेके आए हैं ताकि इन 15 प्रश्न का पूरा ओवरऑल एनालिसिस कर सकें और ये ना सोचिएगा कि ऑप्शन बड़े हैं तो वीडियो कट करके चले जाएं। पूरा ध्यान से समझिए ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। पहला ऑप्शन देखते हैं तो बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की जो गतिविधि है उसको बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। पहला ये ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं तो अंकुरित जो बीज है उनकी फ़ोटो दिखाना। क्या फ़ोटो दिखाने से कुछ हो सकता है, ये आप सोचिए। तीसरा है कि कक्षा में जो अंकुरित बीज हैं उनको दिखाना और अंकुरण की जो प्रक्रिया है उसको स्पष्ट करना। तीसरा है कि बोर्ड पर चित्र, यहाँ पर जो है वो चित्र होगा, चित्र बनाते हुए अंकुरण के जो चरण हैं उनको प्रदर्शित करना। तो इन चारों में से कौन सा सबसे बेहतर तरीका होगा ये जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर यदि ऑप्शन कट करें तो आपका पहला ऑप्शन हो सकता है, सी ऑप्शन हो सकता है, परंतु बी या डी बिल्कुल नहीं होगा। तब आप ये सोचिए कि कक्षा में अंकुरित जो बीज हैं उनको दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना ये ज़्यादा बेहतर तरीका होगा, या बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न जो चरण हैं उनका अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की जो गतिविधि है उसको बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना ये ज़्यादा सही है। तो बात करें उत्तर की तो आपका पहला ऑप्शन ही बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। बच्चे खुद से अवलोकन करेंगे, खुद से उसका चित्र बनाएंगे, उसमें सारे क्रियाकलाप गतिविधि करेंगे तो उससे बेहतर तरीके से सीखेंगे, ना कि अंकुरण की जो प्रक्रिया है उसको स्पष्ट करने से सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इसीलिए गतिविधि आधारित जो शिक्षण होता है वो ज़्यादा जो है वो प्रभावी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा जो है वो समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि जो दिव्या है वो ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व जो है उसकी कमी है। तो मीरा और जो
दिव्या है उसको निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी जो है वो होगी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। अब आपको ये बताना है कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। वही आपका सही होगा उत्तर। मोटापा और सन की, स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो लौह तत्व की कमी है यानी कि वो जो भोजन होगा वो वसा युक्त भी होगा, वसा युक्त होगा यानी कि वो मोटापा भी बढ़ाएगा। और एनीमिया तो आप जानते ही हैं कि लौह तत्व की कमी से होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। मोटापा और एनीमिया जो है इस रोग से जो है वो ग्रसित होंगे। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट आपको कराऊं जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट जो है वो फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो चौथा प्रश्न देखते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए जो शिक्षक हैं उनको क्या करना होगा। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। एक चीज मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूं कि कुल 30 प्रश्नों में से जो 15 नंबर है ईवीएस में वो आपकी पेडागोजी आती है और बाकी 15 प्रश्न जो है आपके एनसीईआरटी की कक्षा 3, 4, 5 की जो संपूर्ण पुस्तक है उसी से पूरा कोर्स आता है। एनसीईआरटी की एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट कोर्स मैंने कराया हुआ है ईवीएस का, जो कि आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, परंतु आपको पेडागोजी भी पढ़नी है और इसी पर आधारित हम और भी चीज़ें जो उसमें रह गई होंगी वो भी लेके आएंगे। परंतु यदि आप उनको देख लेंगे तो सारी एनसीईआरटी आपकी वहाँ से कवर हो जाएगी। चलिए लौटते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर ईंधनों से आपको परिचित कराना है किसी बच्चे को और शिक्षक क्या करेगा। पहला ऑप्शन है कि जो कक्षा है उसमें कुछ ईंधन उनके नमूने दिखा जो है वो सकता है, या एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले जो संभालती ईंधन के प्रकार हैं। यहाँ पर संभालती नहीं है, संभावित होगा, थोड़ा बहुत टाइपिंग में मिस्टेक है। तो संभावित जो ईंधन है उनके प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तीसरा है कि चार्ट पर ईंधनों के चित्र जो है वो प्रदर्शित कर सकता है या बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधन की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो ये चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं, आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल जो है वो होने वाले जो संभावित ईंधन है उनके प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा जो है वो कर सकते हैं। जब आप किसी प्रकार की लघु फिल्म दिखा रहे हैं तो आप देखेंगे कि बालक अपने अनुभव के आधार पर भी सीखता है सारी चीज़ें। जब वो स्वयं देखेगा तो वो चीज़ खुद करेगा, तब वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखेगा। और संभावित जो ईंधन के प्रकार है उन पर बच्चों के साथ चर्चा भी उसी में साथ साथ शामिल आप करेंगे ताकि वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखे। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक जो कौशल है उसमें कौन सा कौशल जो है वो शामिल है। पहला ऑप्शन है अभिव्यक्तात्मक जो योग्यताएं हैं उनको बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। दूसरा ऑप्शन है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष जो स्थिति है उसको समझने की योग्यता। तीसरा ऑप्शन है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। और चौथा ऑप्शन है जो ग्लोब है उस पर स्थिति दर्शाने के साथ स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल की बात जो है वो कही गई है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो ग्लोब है उस पर स्थिति दर्शाने के लिए जो स्केच है और जो गणनाएं हैं उनका उपयोग करने की योग्यता जो है वो हो सकता है। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। मानचित्र यदि आप पढ़ने की बात हो रही हो तो स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष जो स्थिति है इसको समझने की योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि स्थान, दूरी और दिशा आप समझ पाएंगे तो आप मानचित्र को तभी और केवल तभी पढ़ पाएंगे। तो यही आपका सबसे ज़्यादा जो है वो इन चारों में से सही होगा। अब देखिए यहाँ पर ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के संबंध में भी आपको सही लग सकता है, परंतु सबसे अधिक उपयोगी क्या है, स्थान, दूरी और दिशा। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा, कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। पर्यावरण की अध्ययन की कोई कक्षा है उसमें जो बच्चे हैं उनके व्यक्तिगत जो अनुभव है उनको यदि आप महत्व दे रहे हैं तो शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। दूसरा ऑप्शन है उसकी जो ऊर्जा है उसको बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। दूसरा के बाद तीसरा ऑप्शन है कि बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। और चौथा है कि बच्चों की जो भाषा है और संप्रेषण कुशलता है उसको सुधारने और
परिमार्जन करने में। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है उसमें बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो बात करते हैं, चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा। तो सही हो जाएगा आपका सबसे पहला ऑप्शन, यानी कि जो विषय है उसको बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ना। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये पॉइंट जो लिखा है कि बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ना, ये आपको बहुत जगह सही देखने को मिलता है। और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में भी, यानी कि बालक को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो शिक्षक है उसके एक प्लस पॉइंट में ही देखने को हमें मिलता है। तो यही आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न 7 की तरफ कि यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी जो सतह है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है कि पाचक रस आमाशय जो है उसके अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। और चौथा है, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस जो है उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इसके बारे में आपको आमाशय के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप सही उत्तर टिक कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे क्या होता है, इसकी जो सतह होती है उसका क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाता है और एंजाइम की जो क्रिया होती है वो तेज हो जाती है। तो यही देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। तो यही जो है वो रीज़न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक यानी कि कक्षा 1 से 5, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। सबसे ज़्यादा सीटेट में आपको क्या ध्यान रखना है, नहीं है, क्योंकि यही प्रश्न आपका गलत करवाता है। काफ़ी बार आप इसको नहीं ध्यान देते हैं और आप ऑप्शन प्लस वाला जो है वो टिक कर लेते हैं, जबकि यहाँ पर नहीं के सेंस में जो है वो पूछा गया है। चार ऑप्शन देखते हैं। एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि इस प्रकार का नहीं लिखा हो तो उसको अंडरलाइन कर लिया करिए पहले से, ताकि आपका गलत ना हो। ऑप्शन की बात करते हैं तो बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और जो परिभाषाएं हैं उनका बोझ डालना। दूसरा है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। तीसरा है कि प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाने। और चौथा है कि बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक जो कौशल हैं उनके विकास में सहायक होता है। तो आपको बताना क्या है कि कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। अब देखिए इन चारों ऑप्शन में आपको कीवर्ड ढूंढना है। कीवर्ड यहाँ पर क्या है, बोझ डालना। ये आपका कभी भी सही नहीं हो सकता, यानी कि उद्देश्य नहीं है तो बस यही बिल्कुल सही हो जाएगा। यही उद्देश्य नहीं होता कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। आपने क्या देखा, यहाँ पर एक निगेटिव वर्ड लिखा है बोझ डालना, और प्रश्न में क्या पूछा गया था, कौन सा नहीं है उद्देश्य। बस आपको यही टिक लगाना है। तो काफ़ी आपको कीवर्ड भी देखने को मिलते हैं, काफ़ी आप बार कंफ्यूज हो जाते हैं, संज्ञानात्मक और इस टाइप के टफ वर्ड देखते हैं, वहाँ पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अगला प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ये मैस नहीं है भैंस लिखा हुआ है, तो भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है या उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भैंस की पीठ पर परजीवी जो है वो कीट खाता है। इसी जो वाक्य है इसको दूसरे तरीके से भी काफी बार पूछा जाता है कि इन दोनों में सहजीविता का जो है वो संबंध होता है। तो आपको यदि ऑप्शन में ये देखने को ना मिले, सहजीविता देखने को मिले, तो सहजीविता को वहां पर टिक करिएगा। दोनों में सहजीविता का अर्थ क्या होता है, सहजीविता में होता है कि जो भैंस है वो बगुला को भी हेल्प करे और जो बगुला है वो भैंस को भी हेल्प करे। तो दोनों एक दूसरे को जब हेल्प करते हैं तो वो सहजीविता का संबंध होता है। तो भैंस जो है, जो उसकी पीठ पर बगुला की बैठता है तो उसको परजीवी कीट खाने के लिए मिल जाता है, और जो भैंस होती है उसको भी परजीवियों से रक्षा हो जाती है। तो इसमें भैंस की भी हेल्प हुई और उस बगुला की भी हेल्प हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 10 की तरफ कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। निष्कर्ष पर पहुंचने
कि तत्वों की कुशलता का विकास करता है, या जो बच्चे हैं उनकी वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास भी करता है, या बच्चों को रेल के किराए के बारे में भी बताता है, या टिकट में प्रयुक्त विभिन्न जो संक्षिप्तीकरण है उसका ज्ञान उपलब्ध कराता है। अब ये चीज़ आप खुद से फील करिए कि आप छोटे हैं, बालक हैं, और आपको क्लास में टीचर के द्वारा एक रेलवे टिकट दिखाया जा रहा है। इसमें लिखा है पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाया गया है, पर आप थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि आपको क्लास में रेलवे टिकट दिखाया जा रहा है तो उसका क्या उद्देश्य हो सकता है। 4 ऑप्शन है और अपने ऊपर एप्लीकेबल कीजिए और सोचिए क्या उत्तर हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चे जो हैं उनको वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराने का अवसर देता है। यानी कि यदि टीचर रेलवे टिकट के बारे में कुछ पढ़ा रहा है और वो रेलवे टिकट आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि आप से वो वास्तविक जानकारी से जोड़ रहा है। आपको कोई चीज़ पढ़ाई जाए और आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखा दी जाए, यानी कि क्या मतलब है इसका कि आपको वो साक्षात रूप से दिखाने का उद्देश्य है कि वो वास्तविक जो जानकारी उससे जोड़ रहा है। और जब आप प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को देख लेते हैं और बेहतर तरीके से आप उसको समझते हैं, साथ ही अवलोकन की जो कुशलता है उसका भी विकास जो है वो करता है। अगला प्रश्न 11 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। 4 ऑप्शन है। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, बच्चों में जो विद्यालय है उनमें बच्चों के जो अनुभव हैं उनको बाहरी दुनिया से जोड़ना, तीसरा है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, और चौथा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो तकनीकी शब्द हैं उनका आकलन करना। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा। प्राथमिक विद्यालय में जो पर्यावरण अध्ययन है वो पढ़ाने का क्या उद्देश्य जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय में बच्चों के जो अनुभव हैं उनको बाहरी दुनिया से जोड़ना पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का जो उद्देश्य है उसको जो है वो निरूपित करता है। आप देखते हैं पर्यावरण की, यदि आप एनसीईआरटी की किताब उठाइए तो उसमें सारी जो आसपास की दैनिक दुनिया है, कोयल या कह सकते हैं मैना, इस टाइप की पेड़ पशु पक्षी, ये सारी चीज़ें जो आसपास की दुनिया है उससे जोड़ने के उद्देश्य से ही जो पर्यावरण अध्ययन है उसको जो है वो रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां कि दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दत्त कार्य का मतलब है होमवर्क। जैसे मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ हर वीडियो में, तो ये एक मेरा दत्त कार्य है, तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि दत्त कार्य अभिभावक भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विकसित और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में जो दत्त कार्य देने की आवश्यकता है, यह दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। तो यहाँ पर एकमात्र वर्ड लग गया, ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं सही होगा। एकमात्र लगने से सीधा सा मतलब है कि आप बाकी सारे ऑप्शन बंद कर रहे हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल कट जाएगा। अब आपको बताना है ऊपर के 3 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि दत्त कार्य जो है बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। अब देखिए मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया डेली प्रश्न में जैसे मैं देता हूं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि उसके संबंध में सूचना खोजते हैं, अपने जो विचार हैं उनका निर्माण करते हैं कि उसके बारे में क्या हो सकता है, फिर उन्हें उच्चारित करने के लिए आप कमेंट टाइप करके उत्तर बताते हैं, तो उसका एक अवसर भी आपको मिलता है। तो ये मेन उद्देश्य होता है दत्त कार्य के संबंध में। आपको क्या करना है, डेली लाइफ से अपनी चीज़ जोड़नी है ताकि आप और बेहतर तरीके से उसे सोच सके। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो बच्चा है उसके संदर्भ में भी सोचना है कि बच्चे को किसी प्रकार की हानि जो है वो ना पहुँचे। अगला प्रश्न 13 है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन जो है वो किए जा सकते हैं। पहला है बच्चों द्वारा पूछे गए जो प्रश्न हैं उन पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन जो है उनका दर्ज करने और उनका विश्लेषण करने के लिए। दूसरा है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए, बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, या बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों का पैना करने के लिए, या उच्च कथाओं में क्या किया जाता है और उसका अनुकरण जो है वो करने के लिए। तो ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि पर्यावरण की जो अध्ययन है उसकी कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन जो है वो किए जा सकते हैं। तो बात करते हैं उत्तर की। आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 की बच्चों जो है उसको स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन जो कौशल है उनको पैना करने के लिए जो है ऐसा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 कि दुर्गा एक गांव में जो है वो रहती है और लकड़ी या गोबर जो है उसके उपले का ईंधन जो है इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है।
आगे कह रहा है प्रश्न कि पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? क्या जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई या उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण होगा तथा वृद्धावस्था कारण हो सकता है, या ईंधन के जलने से उत्पादित जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी वो रीज़न होगा, या जलते हुए ईंधन से उत्पादित जो काला धुआं है जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा वो रीज़न होगा। तो 4 ऑप्शन है, आपको चुनना है सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। जलते हुए ईंधन से उत्पादित जो काला धुआं है जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड को टिक ना लगा दीजिएगा, क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है, इससे तेज खांसी नहीं होगी, इससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सभी नज़दीक है, परंतु आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन टिक करना है। अपने लास्ट और आखिरी प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक प्रश्न आपके लिए, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में जो चिपको आंदोलन है उसको जो है वो बल मिला था? 4 ऑप्शन है, A.K. बनर्जी या सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा ऑप्शन है अमृता देवी बिश्नोई और चौथा ऑप्शन है मेधा पाटकर। इन चारों में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन 1, 2, 3, 4 वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसका उत्तर हम जो अगला सेट होगा, सेट नंबर 2, उसमें जो है वो देंगे, जिसमें हम NCERT बेस्ड जो प्रश्न होंगे 15 उनको देखेंगे। पहले हमने 15 प्रश्न देखे जो कि आपके टोटल पेडागोजी बेस्ड थे, और नेक्स्ट 15 प्रश्न होंगे जो कि आपके NCERT बेस्ड होंगे। तो कल भी हम मिलेंगे इसी समय 8 बजे। तो जितने भी लोग सीटेट वाले हैं उन सभी को शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो जुड़ सकें। लास्ट प्रश्न देखते हैं 15, क्योंकि मैंने कहा था कुल 15 प्रश्न हम देखेंगे। लास्ट प्रश्न है आपका कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद की बात की गई। बच्चे ने खाना खा लिया, उसके बाद उससे उबाई आ रही है, अब पर्यावरण अध्ययन की क्लास लग रही है, अब बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, अब आप क्या करेंगे? क्या बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे? दूसरा है कि बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। तीसरा है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, या प्रकरण को ही तुरंत बदल देंगे। 4 ऑप्शन है, आपको चुनना है इन चारों में से सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। अगर आप बच्चों को खेलने के लिए ले जाएंगे तो 1 दिन ले जाएंगे, 2 दिन ले जाएंगे, अगर डेली ले जाएंगे तो उनकी पढ़ाई कैसे होगी? तो पहला तरीका आपका बिल्कुल गलत होगा। दूसरा है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। अगर वो 1 दिन आराम करेंगे, 2 दिन आराम करेंगे, डेली आराम ही करेंगे तो आप पढ़ाएंगे कब? तो आप कह सकते हैं दूसरा तरीका भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा भी हो सकता है, चौथा कह रहा है कि टॉपिक ही बदल देंगे। यदि आप एक टॉपिक को चेंज कर देंगे तो जिस टॉपिक को आपने चेंज किया है उसको कौन पढ़ाएगा? तो यदि एक टॉपिक को आप चेंज कर रहे हैं तो उस टॉपिक को भी पढ़ाना, तो प्रकरण को आप नहीं बदलेंगे, ये भी आपका गलत होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि पाठक जो है पाठ उसको रोचक बनाने के लिए बहुआयामी जो बुद्धि है उस पर आधारित जो दृश्य श्रव्य सामग्री है उनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि दृश्य श्रव्य जो सामग्री है जो बालक है उसमें रुचि प्रदान करती है। प्रश्न में क्या कह रहा है? पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो दृश्य श्रव्य सामग्री आधारित जो पाठ्य सामग्री है उसका यूज़ करेंगे। तो इसी के साथ हमारे आज के 15 प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं शाम 8 बजे सीटेट के लिए, और इसके साथ साथ सुपर टेट के लिए दोपहर 3 बजे। तो दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी। समय पर अवश्य आइएगा, और सुबह 6 बजे के लिए करंट अफेयर। तो ये तीनों टाइम फिक्स हैं, इन टाइम पर नोटिफिकेशन ना भी मिले तो भी आ जाइएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिल लेते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।